थे, उसमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट किए, उसके बाद डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ऑब्टेन किया। तो वहाँ पे हमने एंड के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट मोड अवर स्ट्रक्चर जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होता है। सेकंड मोड के अंदर जो अपर रीजन है वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जो बॉटम रीजन है वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, दूसरे एक्सिस के अंदर सेंट्रॉइड से हट के जा रहा है। और थर्ड मोड के अंदर जो हमारा एक्सिस जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक कर्व फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है। अपर एंड जो है वो एक एक्सिस में है, लोअर जो मीडियोकर है वो दूसरे एक्सिस में है, और जो थर्ड पोर्शन है वो हमारा तीसरे जोन के अंदर आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट मोड्स डेवलप हुए थे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो है एनालिसिस हमारा वो कैलकुलेट करता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स को इन ईच मोड ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम कर्व एंड देन कंबाइंस दीज रिस्पॉन्सेज यूजिंग अ मॉडल सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हम जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, जो रिजल्टेंट फोर्सेज हो रहे होते हैं उनको हम इक्वेट करते हैं, या सम ऑफ ऑल फोर्सेज जो है वो हमारे न्यूट्रल फोर्सेज के इक्वल हो जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम मॉडल एनालिसिस के अंदर बाद में वो कंबाइन कर देता है। द इनपुट spectrum might be smooth spectrum like codes used to describe a range of earthquake or spectra for a specific earthquake। जिस तरह से हमने बात की कि जब आपका एक कर्व डेवलप इरेगुलर कर्व डेवलप हो रहा था तो स्पेक्ट्रम के लिए जो कोड सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्मूथ कर्व डेवलप कर लो। तो इनपुट जो स्पेक्ट्रम माइट बी स्मूथ, वो स्मूथ स्पेक्ट्रम भी डेवलप हो सकता है। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आर वेरी यूजफुल टूल फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स and equipments in earthquakes, since many behave principally as simple oscillators। कि majority of the earthquake जो है या majority of the buildings जो है वो the simple oscillators के हिसाब से काम कर रही होती हैं। तो हमारा जो response spectrum curve है वो एक हमारे लिए यूजफुल टूल है जिससे हम कोई भी स्ट्रक्चर अंडर सीजमिक लोडिंग एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। Thus, if you can find out the time period of the structure, then the peak responses of the building can be estimated by reading the values from the response spectrum curve for the appropriate time period। कि अगर आपके पास बिल्डिंग के टाइम पीरियड, ऑसिलेटर्स के टाइम पीरियड आपके पास आ जाते हैं तो उनको यूज करके आप बिल्डिंग्स के maximum responses calculate कर सकते हैं by using response spectrum curve। So in most building codes in seismic region, this value forms the basis for calculating the forces that the structure must be designed to resist। और ये हमारे पास जो है वो complete आपको design response spectrum by uniform building code UBC 97 की तरफ से जो standard जो एक value suggested है, ग्राफ सजेस्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज अवर स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन एंड दिस इज अवर पीरियड टाइम पीरियड, और ये हमारे पास एक स्मूथ कर्व या ट्रेंड डेवलप किया गया, जिस ट्रेंड को आप यूज करके स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन कोफिशिएंट या स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन या सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन या पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके बाद मजीद हमारे पास जो है वो ये मॉडल आपका बेसिकली सुपरपोजिशन का मॉडल फॉलो कर रहा होता है। मॉडल एनालिसिस इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देन करस्पॉन्डिंग सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन फॉर ईच मोड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व दैट मैचेस द डेंटिंग ऑफ द मोड। क्या आप ओवरऑल डिफरेंट मोड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट सूडो स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट मोड्स या उनके अंदर जो डेंटिंग की वैल्यूज हैं वो आप मॉडल एनालिसिस यूज करके या आरएसए मेथड या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के अंदर आप तमाम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। Then we convert the PSA, basically peak ground accelerations, into the displacement, and then using the mode shape along with the modal participation factor, forces and stresses may also be determined for each mode। कि एक्सीलरेशंस आ गई, एक्सीलरेशंस के बाद आप डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन फैक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेसेस भी फाइंड आउट हो गई, फोर्सेस भी फाइंड आउट हो गए, बेस शियर फाइंड आउट हो गई, स्टोरी ड्रिफ्ट फाइंड आउट हो गई। तो तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर बाय यूजिंग पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन या पीक सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशंस को यूज करके हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर अ बिल्डिंग रिस्पॉन्स इज नॉट मेड up of a single mode but the response of many modes, so the response from the different modes must be combined। अब यहाँ पे कहने का मकसद कि बिल्डिंग जो है वो एक ही मोड के अंदर जो है वो काम नहीं कर रही होती, हमारे पास जो है वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। डिफरेंट मोड्स हम डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग जो है वैल्यूज से फाइंड आउट करते हैं, फिर एंड के अंदर जो है हम तमाम वैल्यूज को कंबाइन कर देते हैं। One way might to be a simply absolute aid all the peak responses. This is not a very realistic as it assumes that all modes peak at the same time in direction। कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम वैल्यूज़ को आप सम कर दो और जो आपके पास ओवरऑल जो पीक वैल्यू आ रही है वही आपके पास जनरेट हो जाए। A more common ways to combine the modes using a square root sum of the squares।
समटाइम्स जो है वो हम कॉमन वे तमाम वैल्यूज जो है उनको स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट करने के बाद आपके पास तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव कंसीडर हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव हमें वैल्यू नहीं चाहिए होती। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी वैल्यू शो करा सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट these results can range to the negative values as well. So in addition, there is no correspondence between two response quantities like there would be in the time history analysis. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो response different हो सकता है, negative हो सकता है, positive हो सकता है। तो ये जो हमारे पास response आ रहा होगा उसको हम consider करते हैं। So from the uniform building code, response spectrum को किस तरह से uniform building code किस तरह से इस method को treat करता है, and elastic dynamic analysis. Response spectrum analysis basically is an elastic dynamic analysis of a structure utilizing peak dynamic responses of all modes having a significant contribution to the overall structural response. कि यूबीसी क्या कहता है कि ओवरऑल जो हमारा मेथड है रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ये एक इलास्टिक डायनामिक एनालिसिस मेथड है जो कि हमें पीक रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है, और उससे हम ओवरऑल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स कंसीडर कर सकते हैं। पीक मॉडल रिस्पॉन्सेज आर आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग द ऑर्डिनेट्स of the appropriate response spectrum curve which corresponds to the model periods. Maximum model contributions are combined in statistical manner to obtain the appropriate total structural response. के structural response हम in terms of specific, in terms of total combined भी find out कर सकते हैं। मैक्सिमम पीक वैल्यूज को यूज करके हम जो है वो ओवरऑल डायनामिकली स्ट्रक्चर को जो है एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट मोड्स जो है उनको मोड 1 फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, उनको भी हम कंबाइन करते हैं। द पीक मेंबर फोर्सेस, peak displacements, story forces, story shears, base reactions for each mode shall be combined by recognized methods. क्या आप इन तमाम वैल्यूज से रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का यूज करके आप डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट जो हमारे पास एक्टिव एजेंट्स हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना चाहते हैं, वो तमाम वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको बाद में आप रिकॉग्नाइज मेथड से जो है वो एलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से, उनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। मोड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि मोड 1 जो है स्ट्रक्चर आपका एक ही जेड एक्सिस के अंदर जो है वो टिल्ट होता है। मोड 2 के अंदर जो अपर रीजन है वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लोअर रीजन जो है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। मोड 3 के अंदर अपर रीजन हमारा जो एक्स एक्सिस से या जेड एक्सिस से इस तरफ मूव कर रहा होता है, लोअर रीजन या मीडियोकर जो है वो हमारा बिल्डिंग इस तरफ जा रहा होता है, और सेकंड रीजन जो है वो जो थर्ड एंड है या नियर टू सपोर्ट जो है वो हमारा एक कर्व जनरेट हो रहा होता है। तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स थे, इनको जो है हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के अंदर जब हम एक सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड का कर्व जनरेट करते हैं, तो जो हमारा थर्ड मोड है स्ट्रक्चर का, वो आपके पीक वैल्यूज, यहाँ पे जो पीक वैल्यूज है, इन पीक वैल्यूज के अंदर थर्ड मोड ऑफ द स्ट्रक्चर आपका लाई कर रहा होता है, जिसका जो टाइम पीरियड है या मैक्सिमम जो सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन है वो अराउंड 1.5 के आसपास होती है। मोड 2 के अंदर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशंस हैं वो अराउंड 1 के इक्वल होती है, वो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जो मोड 3 है इसके अंदर जो हमारे पास सूडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशंस हैं वो 0.25 या 0.27 तक जो है वो लिमिटेड होती हैं। तो ये आपके पास तीनों मोड्स एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व के अंदर हम किस तरह से फिट करते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को मजीद कंटिन्यू करते हैं कि फॉर रेगुलर जो हमारे नॉर्मल लो राइज बिल्डिंग्स हैं, द स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स टू अर्थक्वेक इज कैरेक्टराइज्ड by the fundamental mode, and most building code permit to calculate design forces from the design spectrum on the basis of time period or frequency, but for more complex structure combination of results from many modes is often required. कि सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम कर्व आप यूज करके जो है फंडामेंटल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजाइन फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, पीक वैल्यूज बाय यूजिंग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस केस के अंदर आपको जो है वो वैरायटी ऑफ मोड्स वगैरह से भी वैल्यू को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं। सो इन एक्सट्रीम केसेस वेयर स्ट्रक्चर्स आर आइदर टू इरेगुलर, too tall or significant for the community for the disaster response, the response spectrum approach is no longer appropriate and more complex analysis is required, such as non-linear dynamic analysis. In non-linear dynamic analysis के अंदर या too much tall structures के अंदर या irregular structures के अंदर या आपके पास एक community overall disaster of the forces appear होते हैं उस member के अंदर, उस region के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो response spectrum है वो भी somehow काम नहीं कर रहा होता, such as आपके पास non-linear dynamic analysis वगैरह आ जाती हैं उसके अंदर। So in general we can say that significant seismic damage may occur if the building response is tuned
विद द ग्राउंड एक्सीलरेशन कि आपका सिग्निफिकेंट डैमेज तब अपीयर होता है जब आपकी बिल्डिंग की जो रिस्पॉन्स हैं, बिल्डिंग की जो पीक फ्रीक्वेंसी है और ग्राउंड एक्सीलरेशंस जो हैं वो आपस में अगर मैच कर जाते हैं, आपस में अगर मिल जाते हैं, जो कि ऑब्जर्व किया गया है 1985 मैक्सिको सिटी अर्थक्वेक के अंदर, वेयर द ऑसिलेशन ऑफ द डीप सॉइल, जो बिल्डिंग के अंदर जो ऑसिलेशंस, ये बिल्डिंग के नीचे जो आपका डीप सॉइल था वह सिमिलर, ऑसिलेशन जो थी वो सिमिलर थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिल्डिंग के, तो उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डैमेज ऑब्जर्व किया गया। हालांकि जो उसके पास में शॉर्टर और टॉलर बिल्डिंग्स थी उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई। तो हमारा जो सिस्मिक रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर या रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो मेथड है वो यही हमें कंक्लूड कराता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अर्थक्वेक की वजह से तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हों। आपकी जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं समहाउ वो डैमेज हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। समहाउ टॉलर बिल्डिंग जो है वो सेफ साइड के ऊपर है, आपकी जो स्मॉलर बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली जो है वो आज यहीं तक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को मजीद हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर मजीद इसके डिज़ाइन एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। So that's all for today. Now we have an assignment number 11. First of all, what is response spectrum? Explain with concept and constructional steps. कि आप उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, या आप इसकी जो दोनों क्वेश्चन हैं इसमें आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं, जो डाउनलोडेड मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस जो दोनों क्वेश्चन को आपने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।